हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में। साथियों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स की सीरीज़ हम लोग ने स्टार्ट कर रखी है और उस पर बेस्ड जो है 3 चैप्टर और 3 लेक्चर जो है हम लोग उस पर 3 टॉपिक के अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने उसको ना देखे हो तो आप आसानी के साथ प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन की। ठीक है, देखिए इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ने फैक्टोरियल नोटेशन और परमुटेशन की बात कर ली है और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज बात करने वाले हम लोग कॉम्बिनेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो को और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं और जो टॉपिक और जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उस पर एक छोटी सी जो है आपको एक बार उसको रिमाइंड कराते हैं। उसी पर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए और उसी को आप में कनेक्ट करते हुए हम लोग कॉम्बिनेशन पर पहुंचेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने जो देखा है उसमें हम लोग ने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और अगर उनको एक लाइन में अरेंज करना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको क्या करना है, आपको एक लाइन में अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है आपको, एक लाइन अरेंजमेंट उसमें बनाना है। तो टोटल n फैक्टोरियल तरीकों से ये काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड हमने कई सारे एग्जाम्पल भी लिए हुए थे कि ऐसे 10 बच्चों को एक लाइन में अरेंज करना है, बैठाना है या लाइन लगानी है, तो 10 फैक्टोरियल बेस से ये काम किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें, इससे पहले जो परमुटेशन पढ़ रखा है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से इन n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। ठीक है, r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, उनका अरेंजमेंट बताना है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, एक लाइन में आपको अरेंज अगर करना है तो n में से r का अरेंजमेंट जो है वो कहलाता है npr और इसकी वैल्यू हुआ करती थी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बात आ रही है, इसमें बात आ रही है अरेंजमेंट की। ठीक, अरेंजमेंट शब्द जो है वो परमुटेशन का ही कॉन्सेप्ट बताता है। यानी कि अगर किसी अरेंजमेंट में, ठीक है, अरेंज करना है और उसमें जो क्रम है, जो सीरियल है, वो अगर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो अगर माने रखता है, तो उस चीज़ में हम लोग बताते हैं कि वो क्या होता है, परमुटेशन का ही कॉन्सेप्ट बताता है। लेकिन अगर किसी ऐसा हमको अरेंजमेंट करना है, ऐसा करना है कि जिसमें जो है, जो सीरियल है, जो क्रम है, वो माने नहीं रखता, यानी कि अगर A और B लिखा जाए और B और A लिखा जाए तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें ना हो, जो केवल एक ही चीज़ को नोटेट कर रहा हो, यानी कि उसमें क्रम का अगर जो है, सीरियल का अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट चला जाता है कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम है सिलेक्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग किन्हीं भी चीज़ों में सिलेक्शन करते हैं तो उसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, अगर कोई काम ऐसा करना है जहां पर सीरियल का और क्रम का कोई भी जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाता है हम लोगों का कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि 15 प्लेयर्स हैं, उसमें से अगर 11 प्लेयर का आपको सेलेक्ट करना है तो वो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर सीरियल का अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 15 में से अगर 11 का सिलेक्शन करना है तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। किसी क्लास में से 2 बच्चों को अगर आपको सेलेक्ट करना है, बाहर निकालना है और केवल बस रैंडमली सेलेक्ट कर लेना है, उसमें किसी भी क्वालिटीज़ का, प्रॉपर्टीज़ का यूज नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉम्बिनेशन का ही क्रम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम लोग समझते हैं कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, अरेंज करना है n तरीकों से, n फैक्टोरियल, n में से r को अरेंज करना है npr तरीके से, और अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि n अलग अलग ऑब्जेक्ट से r को अगर सेलेक्ट करना है तो उसका नाम है ncr। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ रही है कि सिलेक्शन ऑफ, ठीक है,
अब यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो सिलेक्शन का आएगा, अरेंजमेंट का जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन में नहीं यूज होता। तो सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स known as NCR, selection of R object from n different object known as NCR। कि n में से R का अगर सिलेक्शन करना है तो उसको हम लोग नाम देते हैं NCR का। ठीक, अब NCR का अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें कि NCR का फॉर्मूला होता क्या है, तो NCR का जो नोटेशन है उसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ये हमको देता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये है NCR का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि n में से अगर r का सिलेक्शन करना है तो उसका फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और इसी का यूज करते हुए हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई कि अगर r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है n ऑब्जेक्ट में से तो NCR और n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इसका जो है फॉर्मूला होता है। जैसे किसी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और आपसे कहा जाए कि 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन करिए, 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 स्टूडेंट का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो टोटल कितनी तरीकों से इसको सिलेक्ट किया जा सकता है, 50C2 तरीकों से। ठीक, 50 में से 2 बच्चों का अगर सिलेक्शन करना है तो इसको हम लोग 50C2 तरीकों से कर सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर सिलेक्शन करना है तो वहां पर NCR का कॉन्सेप्ट यूज होगा और NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉम्बिनेशन की जो है कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ का उसका जो है एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें देखिए हम लोगों के सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, ये NCR का फॉर्मूला हमने लिख रखा है। अब अगर हम लोग किसी एक प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि NCR की वैल्यू n माइनस r के बराबर होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि NCR की वैल्यू n माइनस r के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि n बराबर 10 है और r बराबर 3 ले लिया, n की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 3 है, तो जो वैल्यू 10C3 की होगी वही वैल्यू 10C10 माइनस 3 डेट इज 10C10 माइनस 3 डेट इज 10C7 की वैल्यू होगी। ठीक, यानी कि 10C3 की वैल्यू जो होगी वो 10C7 की वैल्यू के बराबर होगी। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के काम आती हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है या सबसे पहली प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि NCR की वैल्यू NCn माइनस r के इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको जो है आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखाते हैं कि ऐसे NCR का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लें तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड को लिखने के प्रयास करें, इसको लिखने का प्रयास करें तो NCn माइनस r की क्या वैल्यू आने वाली है, n फैक्टोरियल अपॉन r। अब देखिए r की जगह ये पूरा टर्म रखा जाएगा, NCn माइनस r फैक्टोरियल और इंटू ये तो r की जगह इतना आ गया और फिर n माइनस r आता है, यानी कि n माइनस और ये पूरा r है तो n माइनस n और माइनस माइनस प्लस का r फैक्टोरियल। अगर इसको हम लोग
अरेंज करके सही सही लिख दें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा आपके पास r फैक्टोरियल। अब आप खुद समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, कि NCR की वैल्यू NCn माइनस r के इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की एक बात करें, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई दो कॉम्बिनेशन सेम हैं, यानी कि अगर NCx की वैल्यू NCy के इक्वल है, इत्तेफाक से क्या हो जाए कि दो कॉम्बिनेशन के टर्म आपस में सेम आ जाए, यानी कि NCx इज इक्वल टू अगर NCy ऐसा लिखा हुआ है तो इट मीन्स, इसका मतलब ये क्या डिनोट करता है, इट मीन्स पहला काम जो x होगा या तो वो y के इक्वल रहा होगा, x क्या रहा होगा, y के इक्वल होगा। ये पहली चीज हमको मिल गई कि अगर NCx बराबर NCy लिखा है तो x और y आपस में इक्वल होंगे। और एक टर्म और बन सकता है इसकी हेल्प से, देखिए NCx बराबर NC, और अगर हमने क्या पढ़ रखा है कि NCR की वैल्यू NCn माइनस R के इक्वल होती है तो इसको लिख सकते हैं NCn माइनस Y, NCy की वैल्यू NCn माइनस Y के इक्वल आएगी। और अगर इन दोनों में हम लोग फिर से यही टर्म निकालें कि अगर ये और ये आपस में इक्वल हैं तो इनके जो सफिक्स में लिखा हुआ है वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि x इज इक्वल टू n माइनस वाई, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो हमको अगर NCx और NCy आपस में इक्वल दिए गए हैं तो दो जो है उसमें हमको रिजल्ट मिलते हैं। एक रिजल्ट होता है कि x या तो x और y आपस में इक्वल होंगे या उन दोनों का सम जो होगा वो n के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, NCx इज इक्वल टू NCy, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n या x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक या अगला कॉन्सेप्ट है, अगली प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1CR। ठीक, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1CR। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अक्सर इस पर बेस्ड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, या तो इसको प्रूफ करने के लिए आ जाता है या इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी कि NCR और NCR माइनस 1 का जो सम होगा वो n प्लस 1CR के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और समझते हैं हम लोग कि अगर आपने क्या किया कि n में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया, n में से r का सिलेक्शन कर लिया यानी कि NCR हो गया, और फिर जो आपने सेलेक्ट करके n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जो बाहर निकाला है और फिर उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, यानी कि n में से r का पहले सिलेक्शन किया गया और फिर r ऑब्जेक्ट जो निकाल के बाहर आए हैं n में से उसका आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और ये हमने पहले भी बताया है कि अगर r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, R ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो उसको हम लोग R फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। R ऑब्जेक्ट को एक लाइन में अरेंज करने के कुल तरीके होते हैं R फैक्टोरियल। तो क्या हुआ, हमने कि n में से R को सेलेक्ट किया और उसके बाद R ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया। अब यहां पर आ गया अरेंजमेंट, और जब अरेंजमेंट आ गया तो इसी को हम लोग कहते हैं NPR, यानी कि पहले n में से r को सेलेक्ट किया और फिर उन r ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया तो हम लोग पहुंच गए NPR यानी कि परमुटेशन में। देखिए यही जो है आपस में रिलेशन भी होता है परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का। हम लोग ने क्या पढ़ रखा है, NPR की वैल्यू क्या पढ़ रखी है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NPR। अच्छा, अगर NCR का अगर आप ध्यान से फॉर्मूला देखें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल तो NCR के फॉर्मूले में भी होता है। बचता कौन है, अंतर किसका है, वो है r फैक्टोरियल का। तो क्या काम करें, काम ये किया जाए कि r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और r फैक्टोरियल से अगर डिवाइड करा दें तो देखिए ये जो टर्म बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, इसका नाम होता है NCR। तो
NPR इज इक्वल टू NCR और इनटू में R फैक्टोरियल। यही क्या है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, n में से R ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन और n में से R ऑब्जेक्ट का जो है अरेंजमेंट, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं कि NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन पर रिलेटेड, ठीक है, कि NCR की वैल्यू और दूसरी जो वैल्यू है उनमें आपस में क्या हो सकता है, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे जो कैलकुलेशन होता है उसको आसान करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है तो वो अब देखिए, परमुटेशन हम लोग ने पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसमें जो थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं जिस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देखेंगे, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी अधिकतर जो है वो हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद का जो चीज़ है जो हमको समझनी है वो है परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अलाइक का मतलब क्या हुआ, एक जैसे, ऐसे ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना जो एक जैसे हो। ठीक है, या इनको एक शब्द में हम लोग और कह सकते हैं, परमुटेशन ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि परमुटेशन ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे चीजों का, ऐसे ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना जो अलग नहीं है। अलग नहीं होंगे तो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो परमुटेशन ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाए या परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से आ जाए, दोनों क्या है, एक ही चीजें हैं। चलिए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे कहें कि आपके पास क्या है कि A1, A2 और A3, ये क्या है, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं। A1, A2, A3 ये क्या है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, और ये तीन देखिए अलग अलग हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के, एक लाइन में अरेंज करने के टोटल तरीके हम लोग ने पढ़ रखे हैं, कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने के कुल तरीके वो होते हैं 3 फैक्टोरियल। अब अगर हम कहें कि आपके पास तीन ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट है और 3 बार लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है कि A और A और A। अब ये क्या है, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग ये थे A1, A2, A3, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं और तीनों क्या हैं, रंग रूप शक्ल सूरत में सब एक जैसे हैं, प्रॉपर्टीज में एक जैसे हैं। तो अगर मान लिए कि ये तीन एक जैसे हैं, अगर ये एक जैसे ना होते तो टोटल तरीके इनको अरेंज करने के होते 3 फैक्टोरियल। लेकिन हम एक चीज ये समझ रहे हैं कि भाई 3 A लिखे हुए हैं, A। अब कोई भी कहीं भी चला जाए, कोई भी कहीं भी चला जाए, हमारे अरेंजमेंट पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ये वाला इधर लिख दें, ये वाला इधर लिख दें, या इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो कोई भी दिक्कत की चीज़ नहीं है। पढ़ाई ये क्या जाएंगे, ट्रिपल A ही पढ़े जाएंगे, A ही पढ़े जाएंगे। हमारे पढ़ने में, हमारे देखने में कोई भी अंतर नहीं आएगा। यानी कि अगर 3 अलग ऑब्जेक्ट हैं, उनको अरेंज करने का केवल और केवल एक ही तरीका होगा, उनको अरेंज करने का केवल और केवल एक तरीका होगा, यानी कि हमको अपने आंसर में करेक्शन करना पड़ेगा और 3 फैक्टोरियल को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि अगर 3 एक जैसे ऑब्जेक्ट थे तो उनको अरेंज करने के तरीके हो गए 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1। अच्छा, अब हम आपसे कहें कि आपके पास A1, A2, A3 और A4 ये 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं।
अगर ये 4 अलग ऑब्जेक्ट हैं तो इनको अरेंज करने के कुल तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि आपके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल बी, ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, ये 4 अलग थे, अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। ये 4 हैं, लेकिन इनमें क्या है कि 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। इनको अरेंज करने के टोटल तरीके आपको अगर बताने हैं तो देखिए 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके तो हो गए हमारे पास 4 फैक्टोरियल। 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके हो गया 4 फैक्टोरियल, लेकिन इनमें से 2 जो हैं वो एक जैसे हैं। इनमें से 2 क्या हैं? एक जैसे हैं। भाई जब हम ए और ए को कहीं भी, ये वाला इसको इधर लेके इसको इधर लेके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमने अरेंज किया है तो ये 2 अलग अलग इनके अरेंजमेंट इसमें काउंट हो चुके हैं। 2 अलग अलग अरेंजमेंट इसमें काउंट हुए हैं, यानी कि ये इसमें इनके अलग अलग अरेंजमेंट पहले से इंक्लूड हैं, तो उसको हमको सही करना पड़ेगा। और सही क्या करना पड़ेगा कि 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके जो 2 फैक्टोरियल होते हैं और वो इसमें इंक्लूड हैं, हमको उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से ये भी 2 हैं, सेम है, और ये भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट बनेगा वो केवल एक ही अरेंजमेंट बनेगा। तो इसको भी सही करने के तरीके क्या करने पड़ेगा? आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, जैसे बता दिया हमने आपसे कि ए बी बी और सी, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये 9 ऑब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको अरेंज करने के तरीके तो हो गए 9 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें से 2 एक जैसे हैं यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 3 एक जैसे हैं यानी कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, और ये 4 एक जैसे हैं यानी कि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये आपका जो आंसर आएगा, इसी को हम लोग नाम देते हैं परमुटेशन ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक जैसे आने लगते हैं तो हमारे अरेंजमेंट का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और अरेंजमेंट के तरीके में चेंजिंग क्या आती है कि जो एक जैसे ऑब्जेक्ट होंगे उनके फैक्टोरियल से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे कहें कि आपको अलग अलग वर्ड बनाने हैं, बनाना। ठीक है, BANANA, ये आपको एक शब्द दिया गया है और आपसे कहा गया कि इनके अक्षरों का, इनके लेटर्स का यूज करते हुए आप अलग अलग वर्ड बनाइए। इनके लेटर्स का यूज करते हुए क्या करना है? आपको अलग अलग वर्ड बनाना है, यानी कि इनको अरेंज करना है। भाई अरेंज करेंगे हम इनको अलग अलग तरीके से तो नए नए वर्ड हमारे बनते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कि कितने वर्ड इससे अलग अलग बनाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि इसको अगर लिखें तो हो गया B और फिर A और N और N। यही वर्ड हमारे BANANA में आए हुए हैं और इनको अरेंज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसी को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमको हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा कि इतने वर्ड बनाना से बनाए जा सकते हैं, इतने अलग अलग वर्ड बनाना से बनाए जा सकते हैं। अगर हम इसी में एक चीज, एक कंडीशन लगा दें, एक केस लगा दें, और क्या कंडीशन लगा दें इसमें? अगर हम लोग एक कंडीशन लगा दें और कंडीशन ये कहे कि जो अलाइक लेटर्स हैं, एक जैसे लेटर्स हैं, जो अलाइक लेटर्स हैं, एक जैसे जो लेटर्स हैं, वो क्या हों? आर कमिंग टुगेदर। जो एक जैसे लेटर हैं वो एक साथ आ रहे हों। एक जैसे लेटर कौन से हैं? ये देखिए, ये एक जैसे लेटर हैं, ये एक जैसे लेटर हैं। इनको आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ये हमेशा क्या है? एक साथ है। अगर ये एक साथ आएंगे, अगर ये क्या हो? एक साथ आएंगे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक छोटा सा
एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, उसको हम लोग कहते हैं बॉक्स कॉन्सेप्ट या स्टिंग कॉन्सेप्ट। स्टिंग का मतलब या तो हम इसको एक धागे से इनको क्या कर लें, बांध दें, या एक बॉक्स में बंद कर लें। ठीक, तो ये क्या होंगे, अगर हम इनको एक बॉक्स में बना लेते हैं, एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, तो ये तीनों अब एक साथ रहेंगे और ये दोनों अब एक साथ रहेंगे। ये जाएंगे तो ये एक साथ जाएंगे, ये जाएंगे तो अब एक साथ हटेंगे, यानी कि अब ये पूरा का पूरा एक यूनिट गिना जाएगा। यानी कि अब अगर हम कोई वर्ल्ड बनाएंगे तो ये तीनों एक साथ आएंगे और ये दोनों एक साथ आएंगे। तो हमारे पास अब कितने अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, तो एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। जब सेम लेटर, सेम अक्षर, एक जैसे अक्षर एक साथ आएंगे तो उनको हम एक बक्से में बंद करेंगे और उसको एक यूनिट का नाम दिया जाएगा। तो अब हमारे पास ये तीन अलग अलग यूनिट्स हो गई और तीन यूनिट्स को अरेंज करने के तरीके हो गए हमारे पास केवल और केवल 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? तो अगर एक साथ आने की बात करी जाएगी तो हम उसको एक डब्बे में बंद करेंगे और डब्बे को कह देंगे कि वो हमारा अब एक यूनिट का काम करेगा और एक यूनिट का काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक यूनिट के हिसाब से 3 फैक्टोरियल के तरीके में उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है जब नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके किसी भी लेटर में या किसी अरेंजमेंट में आ रहे हों, तो जितने नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे उतने फैक्टोरियल से आपको अपने आंसर में डिवाइड करना पड़ेगा और उसी पर बेस्ड हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इससे पहले की जो हमने बात कर रखी है वो है परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग एक जैसे अगर ऑब्जेक्ट हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसे करना है, इसको हमने सीख लिया कि n फैक्टोरियल अपॉन जितने भी एक जैसे वाले होंगे उनको हम लोग डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल लगा के। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, यानी कि सिलेक्शन कैसे करना है। अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट आपके सामने दिए रखे हुए हैं तो उनको सेलेक्ट कैसे करना है। देखिए अब ये थोड़ा सा जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको मतलब स्पेशली तौर पर मैं कह रहा हूं कि इसको आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए इसको हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है कि लेट वी हैव सम बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास ये कुछ बॉल्स हैं जो कि अलग अलग रंग की हमने बना रखी है। 2 ब्लैक कलर की हैं, 3 रेड कलर की हैं और 2 ब्लू हैं। ठीक, टोटल हमारे पास 2 3 2 5 2 7 गेंदें हैं, जिनमें से ये 3 कलर की हमने अलग अलग बना रखी है। ठीक है, अब जब कभी भी कॉम्बिनेशन की बात आएगी, एक जैसे ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन की बात आएगी, तो हमको वहां पर केस बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वहां पर आपको एक्स्ट्रा कि हम लोग कितने केस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, केस बनाने से क्या मतलब है कि आपको अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अपने क्वेश्चन को रखना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। अब हम लोग बात करें, अगर देखिए जब कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट की बात करी जाती है तो हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो इसमें क्या करते हैं कि एक जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक बक्से में बंद करते हैं। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जो आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है उनको आप साथ ला करके एक बक्से में बंद कर लीजिए। ठीक, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या करना होगा, बक्से में बंद करना होगा। अब देखिए बक्से में बंद करने से क्या फायदा, जब हमने इसको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कॉम्बिनेशन की बात होती है, जब सिलेक्शन की बात होती है तो अरेंजमेंट या उसमें ऑर्डर जो होता है वो माने नहीं रखता। तो अब इन तीनों को एक साथ रखने से फायदा ये मिला कि ये अब भागेंगे नहीं या इधर उधर बिखरेंगे नहीं कि हमको अलग अलग केस ज्यादा सोचने पड़े। एक साथ किसी को भी एक डिब्बे को उठा लेंगे, हमको क्या मिलेगा, उसमें से एक बॉल और एक कलर की, और या जितनी भी बॉल हमको चाहिए वो सारी की सारी एक कलर की हमको क्या हो जाएंगी, एक बार में ही मिल जाएंगी। अब ये 3 हमने काम कर लिया, यानी कि जब कभी भी कॉम्बिनेशन की बात होगी तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट करेंगे बल्कि उस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, वो बॉक्स अगर सेलेक्ट कर लेंगे फिर हम उसमें से चाहे जितने भी उस कलर के या उस ऑब्जेक्ट को निकालना चाहें वो हम लोग निकाल लेंगे। अब पूछा गया सबसे पहला केस कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 1 बॉल। अब हमारे पास टोटल 7 हैं, जिसमें से क्या है कि 3 अलग अलग करके हैं, तो उनमें से आपको एक गेंद सेलेक्ट करनी है, एक बॉल सेलेक्ट करनी है। तो ये बड़ा आसान है कि भाई 3
अलग अलग कलर हैं और एक ही बॉल हमको चाहिए, तो क्या हो सकता है, या तो वो ब्लैक कलर की होगी, या तो वो रेड कलर की होगी, या तो वो ब्लू कलर की होगी। यानी कि अगर इन 3 अलग अलग कलर्स की गेंद में से एक गेंद सिलेक्ट करना है तो वो क्या होगा, या तो ब्लू होगी, या ब्लैक होगी, या रेड होगी। यानी कि टोटल हमारे पास 3 वेज हैं या 3 तरीके हैं कि एक बॉल सेलेक्ट करने के। तो हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट वन बॉल, केवल और केवल 3 वेज, ओनली 3 वेज, कि 3 तरीके होंगे, या तो लाल, या तो काली, या तो नीली। 3 तरीके की बॉल हैं, एक बॉल सेलेक्ट करेंगे तो उन एक में क्या क्या हो सकता है, या तो नीली आएगी, या तो लाल आएगी, या तो काली आएगी। 3 तरीके हो जाएंगे, सिंपल है। हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 बॉल्स। अब देखिए समझने वाली बात, जो दिक्कत जहां से शुरू होती है वो यहां से है कि अब हमको यहां पर 2 बॉल जो सेलेक्ट करनी है उसके लिए क्या है, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। अब अगर 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो बोथ अलाइक होंगी, या तो दोनों की दोनों अलाइक होंगी, एक जैसी होंगी, या तो क्या होंगी, बोथ डिफरेंट होंगी, या तो दोनों गेंदें एक जैसी होंगी, या तो दोनों गेंदें अलग अलग होंगी। भाई 2 ये सब एक साथ एक तीनों के डब्बे में रखी हुई हैं, हमने हाथ डाला और निकाला, 2 गेंदों के निकाला, तो क्या हो सकता है कि 2 गेंदें अगर निकाली जाएंगी तो दोनों की दोनों या तो एक ही कलर की होंगी, या तो दोनों की दोनों क्या होंगी, अलग अलग कलर की होंगी। अब अगर हमारा हाथ इनमें से किसी एक डब्बे में चला गया, अब अगर हमारा हाथ इनमें से किसी एक डब्बे में चला गया तो उसमें से जो भी बॉल निकल के आएगी वो एक जैसी होगी। किसी एक डब्बे में अगर हमने हाथ डाल दिया आंखें बंद करके, तो वहां से जो भी गेंदें निकलेंगी, अगर 2 सेलेक्ट करनी है तो उसमें से जो 2 निकलेंगी वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। यानी कि जब हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं एक जैसे अलाइक ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं ध्यान में रखते हैं, उससे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है उस बक्से को जिसमें वो सेम कलर वाले जो बॉल हैं या ऑब्जेक्ट हैं रखे हुए हैं। तो इसका मतलब अगर बोथ अलाइक लेना है, दोनों एक जैसी लेना है, तो दोनों एक जैसी लेने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं कि या तो दोनों की दोनों एक जैसी आ जाएं, या दोनों की दोनों अलग आ जाएं। तो अगर बोथ अलाइक होंगी, दोनों एक जैसी होंगी, तो क्या कर लें, किसी एक बकेट को हम लोग इस्तेमाल कर लें। यानी कि 3 अलग अलग बकेट में से कोई एक बकेट उठा लेंगे, कोई एक बॉक्स उठा लेंगे, तो उसमें से क्या मिलने वाला है हमको, दोनों एक जैसी गेंदें मिलने वाली हैं। यानी कि बोथ अलाइक कहाँ से मिल जाएंगी, 3C1 में से। तीनों में से एक डब्बा उठा लिए, दोनों गेंदें आप उसमें से निकाल लिए, दोनों एक कलर की मिलेंगी। और बोथ डिफरेंट चाहिए, दोनों अलग अलग चाहिए, तो बोथ डिफरेंट कब मिलेंगी, जब एक बक्से से एक निकाली जाए और दूसरे बक्से से दूसरी निकाली जाए। यानी कि अब आपको इन 3 बक्सों में से 2 बक्से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग गेंदों को, दोनों अलग अलग कलर की गेंदों को निकालने के लिए। यानी कि 3C2, 3 बक्सों में से 2 बक्से निकाल लीजिए, उनमें से आपको अलग अलग कलर की गेंदें मिल जाएंगी। तो 2 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल तरीके हो गए कितने, 3C1 और प्लस 3C2। ये 2 जो टोटल तरीके होंगे ये क्या होंगे, ये 2 गेंदों को अलग अलग कलर की या एक कलर की सेलेक्ट करने के तरीके होंगे। फिर बात करते हैं हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 बॉल्स। अब क्या बात कर ली है, अब 3 गेंदों को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, केस बनाने हैं। 3 गेंदें का मतलब क्या हुआ कि ऑल डिफरेंट, या तो क्या हो सकती है कि तीनों के तीनों अलग हो जाए, ऑल डिफरेंट हो जाए, ठीक, या हो सकती है 1 अलाइक हो जाए और 2 डिफरेंट हो जाए, ठीक है। 3 में से एक जो है 1 डिफरेंट हो जाए और 2 अलाइक है, क्योंकि भाई एक कैसे एक जैसी हो सकती है, 2 गेंदें एक कलर की होंगे तो उनको 2 अलाइक कहेंगे। और फिर तीनों की तीनों क्या हो जाए, या तो फिर ऑल अलाइक से हो जाए, तीनों के तीनों एक ही कलर की हो जाए। तो देखिए ये 3 कॉन्सेप्ट या 3 जो है केस बन सकते हैं जब 3 गेंदों को सेलेक्ट करना हो, सभी अलग हों, 2 एक जैसी हो, एक अलग हो, और या तो तीनों की तीनों एक जैसी हो। अगर सभी अलग हों, सभी अलग होने का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, यानी कि
तीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उन बॉक्स में से अलग अलग कलर की गेंदों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कलर की गेंद निकालने के तरीके हो गए कितने। आपको क्या करना है कि तीनों के तीनों बक्सों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या हो जाएगा 3C3, तीन में से तीनों बक्से आपको निकालने पड़ेंगे, फिर उसमें से एक एक गेंद निकाल लेंगे तो तीनों अलग कलर की गेंदें मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं 2 अलाइक और 1 डिफरेंट। 2 अलाइक और 1 डिफरेंट। अब देखिए 3 बक्से हैं, 3 में से पहले तो हमने एक बक्से को उठा लिया, 3 में से एक बक्से को निकाल लिया, अब एक डिफरेंट हमारी आ गई। अब बची हुई जो 2 गेंदें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक ही कलर की होनी चाहिए। और बची हुई 2 गेंदें एक कलर की कब हो सकती हैं, जिस कलर को हमने सेलेक्ट कर लिया अब वो बक्सा हमारी सिलेक्शन से बाहर हो गया। बचे हुए 2 बक्से हैं, उनमें से आप एक बक्से को सिलेक्ट कर लीजिए, उनमें से कोई भी एक बक्सा आपको 2 एक जैसी गेंदें दे देगा। यानी कि बचे हुए 2 बक्सों में से फिर एक बक्सा सेलेक्ट कर लिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, एक जैसी दोनों गेंदें मिल जाएंगी। और फिर तीनों एक जैसी हों, तीनों एक जैसी हैं तो देखिए कौन सी ऐसा बक्सा है जो 3 कलर की गेंद, तीनों एक ही कलर की गेंदें रखे हुए हैं और केवल एक है। यानी कि इसका केवल तीनों एक जैसी गेंदों का केवल और केवल एक ही हमारे पास तरीका है। वो क्या है, वो केवल रेड वाला, यानी कि केवल एक वे है, केवल एक वे। तो 3 गेंदों को सेलेक्ट करने के कुल तरीके हो गए 3C3 प्लस 3C1 इंटू 2C1 और प्लस 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास 3 गेंदों को सेलेक्ट करने का तरीका। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का तो वहां पर अलग अलग ऑब्जेक्ट को ना देख करके उस बक्से को देखा जाता है जिस बक्से में वो हमारे एक जैसे ऑब्जेक्ट रखे हुए। ठीक है, चल साथियों, इसके बाद का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सर्कुलर परमुटेशन। ठीक, सर्कुलर परमुटेशन का क्या मतलब हुआ, अभी तक हम लोग ने जो अरेंजमेंट पढ़ा है वो एक लाइन में पढ़ा है। ठीक, लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर परमुटेशन की, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सर्किल इज नोन एज सर्कुलर परमुटेशन। अगर ऑब्जेक्ट्स को एक सर्किल में, एक गोले में, ठीक है, उसमें अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो इसको चीज को कहते हैं हम लोग सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, अलग अलग चीजों को अगर किसी सर्किल के शेप में अगर हम लोग अरेंज करें, वहां पर उनको बैठाल दें गोले में, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन। अब सर्कुलर परमुटेशन जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, इसमें भी हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए समझना क्या है कि मान लिया कि हमारे पास कोई 3 लोग हैं, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है, और इनको क्या किया हमने, एक मेज पर बैठाया। ठीक, इनको क्या किया है हमने, मेज पर बैठाया है। अब मेज पर अगर बैठाया गया है और इनको सर्किल में बैठाला गया है तो देखिए इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं। मान लिया कि ए को हमने यहाँ बैठाला और बी को यहाँ बैठाला और सी को यहाँ बैठाला, या ए को यहाँ बैठाला, बी को यहाँ बैठाला और सी को यहाँ बैठाला, या ए को ये आ गए, बी यहाँ आ गए और सी यहाँ आ गए। ठीक है, एक तो ये चीज बना दिया हमने। या ए यहाँ है, सी यहाँ है और बी यहाँ है, या तो फिर ए यहाँ आ गए, सी यहाँ आ गए और बी यहाँ आ गए, या तो फिर ए यहाँ पहुँच गए और सी यहाँ पहुँच गए और बी यहाँ पहुँच गए। देखिए तो हमने क्या किया ना कि इन ए बी सी को इन टोटल तरीकों में गोल गोले में बैठा दिया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें कि जो ऊपर के मैंने ये 3 अरेंजमेंट सर्किल में जो कर रखे हैं वो देखा जाए तो वो क्या है, एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं भाई, ए बी सी की पोजीशन तो सब में चेंज हो रही है, लेकिन एक जैसे इस वजह से हैं कि अगर आप ध्यान दें तो ए के राइट हैंड में बी है और लेफ्ट हैंड पर सी है, ए के राइट में बी है और ए के लेफ्ट में सी है, ए के राइट में बी है, ए के लेफ्ट में सी है। यानी कि अगर एक गोल मेज पर बैठाल दिए गए हैं तो देखिए ए बी और सी की जो अरेंजमेंट है, ठीक है,
ए के रिस्पेक्ट में बी और सी की पोजीशंस जो हैं, या बी के रिस्पेक्ट में सी और ए की पोजीशन और सी के रिस्पेक्ट में ए और बी की पोजीशन, वो क्या है, वो अनचेंज्ड हैं, वो बदल नहीं रही हैं। वो कहने को तो हमको लग रहा कि ये अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो केवल और केवल एक काउंट किया जाएगा, वो केवल और केवल एक काउंट किया जाएगा। या तीन अलग अलग अरेंजमेंट एक काउंट किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग नीचे के जो तीन आपने अरेंजमेंट बनाए हैं इसको देखिए, ए के राइट में, ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में सी है, ए के लेफ्ट में बी, ए के राइट में सी। इसी तरीके से अगर देखिए ए के लेफ्ट में, ए के राइट में, ए के लेफ्ट में, ए के राइट में, यानी कि जो नीचे के तीन अरेंजमेंट बनाए हैं ये भी तीनों अरेंजमेंट क्या हैं, ये तीनों अरेंजमेंट भी एक हैं। यानी कि जो तीन ऑब्जेक्ट लिए गए तो तीन ऑब्जेक्ट को सर्किल में बैठाने के कुल तरीके हो गए ओनली और ओनली दो। ए के लेफ्ट राइट को चेंज करिए या बी और सी के लेफ्ट राइट को चेंज करिए, आपको नया अरेंजमेंट मिलेगा। और उनको चाहे आप घुमा के कैसे भी बैठाते रहिए, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। बाहर से कोई अगर आदमी आ करके देखेगा तो वो यही कहेगा कि ए के राइट हैंड पर बी बैठा है और ए के लेफ्ट हैंड पर सी बैठा है। अब ए और बी सी की पोजीशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट को सर्कुलर में अरेंज करने के तरीके हो गए केवल और केवल दो। ठीक, अब अगर इन दो तरीकों को तीन से हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1 फैक्टोरियल। 2 को क्या लिखा जा सकता है, 3 - 1 फैक्टोरियल, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, या इसको क्या लिखा जा सकता है 3 फैक्टोरियल अपॉन t। यानी कि जो 2 है उसको अगर हम लोग 3 फैक्टोरियल में चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 और अपॉन में 3, और ये बन गया हमारा 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3। यही को अगर हम लोग कहें कि n ऑब्जेक्ट्स हो गए, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको सर्किल में अरेंज करने के कुल तरीके हो गए n - 1 फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट्स को सर्किल में अरेंज करने के तरीके होते हैं n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर n ऑब्जेक्ट हैं उनको सर्कुलर परमुटेशन के रिस्पेक्ट में अरेंज करना है तो वो n - 1 फैक्टोरियल। और होता कैसे है, क्यों ऐसा होता है, तो वो हमने आपको समझा दिया कि अगर तीन लोग किसी कमरे में गोल मेज पर बैठे हैं और बाहर से कोई अगर आदमी आकर के देखेगा तो वो उनकी पोजीशन क्या ही हो, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन अनचेंज रहेंगी। ठीक है, उसी रिस्पेक्ट में हम लोग ने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है। चलिए, इसमें एक केस और बनता है कि जब हम लोग बात करते हैं तीन अलग अलग चीज़ों की तब तो भाई ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर्किल में, कुछ सर्कुलर परमुटेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, दीवार पर टांग सकते हैं। या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक जैसी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे हमने कह दिया कि आपको क्या करनी है, गार्लैंड्स बनानी है, माला बनानी है। क्या बनानी है आपको, माला बनानी है। ठीक है, आपके पास आपने क्या किया कि आपके पास 4 फ्लावर्स हैं, 4 फूल हैं, और उन फूलों को बुन करके आपको क्या करनी है, माला बनानी है। तो हमने भाई बना दिया माला, एक फूल को यहाँ लगा दिया और एक फूल ये हो गया। ठीक है, और एक फूल को मैंने यहाँ पर लगा दिया और एक फूल को जो है किसी और जगह पर, यानी कि इधर लगा दिया। ठीक, ये फूल लगा दिए। अब हमने क्या किया कि इन फूलों को देखिए, अगर ये 4 फूलों की क्या बन गई, एक माला बन गई। अब अगर इस माला को हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, या देखिए क्या करके मैंने इसको जो पकड़ा और यूं करके जाकर के इसको यूं करके घुमा दिया। अगर इस माला को पकड़ के घुमा दिया जाए, इसको पकड़ कर रोटेट कर दिया जाए, तो रोटेट करने पर क्या होगा, रोटेट करने पर अब ये काम होगा कि ये जो लाल वाला जो फूल है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रेड वाला फ्लावर आ जाएगा, और जो ब्लू वाला है वो यहाँ पहुँच जाएगा।
तो हमने देखिए अरेंजमेंट तो एक ही था, लेकिन अगर इसको हम लोग ने घुमा दिया, इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो अब जो गार्लैंड हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, अगले के लिए क्या मिलेगी, वो एक जैसी नहीं रही, अब वो अलग हो गई। तो इसका मतलब अरेंजमेंट एक ही है, लेकिन उसको रोटेट करने से वो दो चीज़ों में चेंज हो गई, या दो अलग अलग नज़रिए से उसको देखा जा सकता है। तो जब कभी भी ऐसी चीज़ें हों जहां पर उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सके, ठीक है, वर्टिकली घुमाया जा सके, तो इसको हम लोग, इसमें केस जो बनता है वो बनता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो साथियों अपने लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इस लेक्चर के बाद से परमुटेशन का जो भी टॉपिक थे और कॉम्बिनेशन के जो भी टॉपिक थे वो करीब करीब खत्म हो चुके हैं। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन का ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।